वेलकम टू लेट्स एजुकेट में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे पेड बैच। जो जिन जिन बच्चों ने ये बैच खरीदा था, मैं उन सबका स्वागत करना चाहता हूँ। और उनका अ, हम इस जर्नी में, एक लंबी जर्नी होगी 1 महीने की, उसमें हम साथ रहेंगे। तो आइए मिलके हम ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। यूपीपीसीएल, जैसे कि आपको पता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट 2021 का एग्ज़ाम है। ये पेड बैच 1 है। इसमें हम आपको अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्स की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसकी आज आप पहली क्लास यहाँ पे देख रहे हैं। ये हम इसमें यहाँ पे टैक्स से आज स्टार्ट करेंगे। टैक्स की ये पहली क्लास है आप सबकी। तो चलिए, सबसे पहले आज इस क्लास में हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू टैक्सेस। लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं आपके लिए एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न के उनको के बारे में अभी नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न में आपके 2 पार्ट हैं। नंबर 1 कंप्यूटर, नंबर 2 अकाउंट्स और अदर सब्जेक्ट। ठीक है। देखिए, ये दोनों 3 घंटे का आपको पेपर मिलेगा। इस 3 घंटे में आपको ये 200 क्वेश्चंस यहाँ पे करने होंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले 50 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के करने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले कंप्यूटर करें, पहले आप अकाउंट भी कर सकते हैं, टैक्स भी कर सकते हैं, या मैथ और इंग्लिश में भी किसी को भी आप चूज़ करके कर सकते हैं। कंप्यूटर में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 50 मार्क्स का आपका कंप्यूटर का पेपर होगा, यानी कि 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, जो कि हैं आपके 25। आपको इसमें 25 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है। अब बात करता हूँ अकाउंट्स की। अकाउंट्स और टैक्स ऑडिट जिसका ये बैच है, उसमें आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे। 75 क्वेश्चंस आएंगे, 1 क्वेश्चन ईच। तो यहाँ पे आप 75 मार्क्स स्कोर करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा इस बैच के द्वारा कि हम 70 प्लस हर बच्चा स्कोर करे जो आज हमसे जुड़ा है। ठीक है। हमारा यही टारगेट है कि आप 70 प्लस इसमें स्कोर करें, और कम से कम आप, जो आपका एवरेज स्कोर हो, वो कम से कम 100 से ऊपर निकले। ठीक है। दूसरा, मैथ में 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके अर्थमेटिक के, जिसमें 25 मार्क्स, यानी कि 1 मार्क्स पर ईच। हिंदी इंग्लिश में 50 क्वेश्चन मतलब 50 आपके, इनमें से 25 आपके हिंदी में आते हैं और 25 आपके इंग्लिश में आते हैं। ठीक है। तो 25-25 क्वेश्चन ये हो गए आपके। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 में से 200 मार्क्स। यहाँ पे आप पहले कंप्यूटर भी कर सकते हो, अलग अलग सेक्शन मिलेंगे आपको। पहले आप कंप्यूटर कर सकते हो, अकाउंट कर सकते हो, टैक्स कर सकते हो, मैथ कर सकते हो, जो मन करे आप वो पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर पास करोगे तभी आपको सेकंड पेपर करना है, नहीं। आपको 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के समेत 3 घंटे में आपको ये सब करने हैं। तो आप कुछ भी पहले कर सकते हो। बस याद रखें, कंप्यूटर में आपको 25 स्कोर करना ज़रूरी है, वरना आपका सेकंड पेपर काउंट नहीं होगा। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/4। 1/4 आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग तो मार्किंग है। मेरिट जो बनेगी वो बनेगी आउट ऑफ 150। मेरिट जो बनेगी वो आपकी बनेगी इन सब से। ठीक है। ये आपका मेरिट होगा। मेरिट में कंप्यूटर के मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। मेरिट में आपके कंप्यूटर के मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। मेरिट बनेगी आपकी, जो बनेगी आउट ऑफ 150 बनेगी। 150 में से आपकी मेरिट बननी है। कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाइंग है, जिसमें 25 मार्क्स, यानी कि 25 क्वेश्चन आपको करके आने हैं हर हालत में। ठीक है। कंप्यूटर को आपको पता है कि आपका ओ लेवल का सिलेबस है। अब बात करते हैं हम अपनी क्लास की। देखिए, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी। हम 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, टैक्स, ऑडिट, अकाउंट्स। टैक्स में आपको बता देते हैं, हमारी जो क्लास होगी वो 9 के अप्रोक्स होगी। ठीक है। अकाउंट्स की जो क्लास है वो 24 होगी, और ऑडिट की जो क्लास है वो आपकी 5 होगी। तो ये हम यहाँ पे जो क्लास है, ये मैक्सिमम क्लास है। ये मैक्सिमम क्लास है आपकी। इतनी तो यहाँ पे होगी हुई, मतलब इतनी तो आपकी
कम ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इससे पहले भी हम सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा टारगेट है वो है सिलेबस ख़त्म करने का, वो है आपका 31 ऑफ, एक मिनट, जो हमारा टारगेट है वो है आपका 3 नवंबर। 3 नवंबर तक हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, आपकी प्रैक्टिस सेशंस भी इंक्लूड हो जाएं इसमें, आपके सारे एमसीक्यूज 1000 एमसीक्यूज भी आपके सोल्व हो जाएं। उसके बाद हम करेंगे मॉक टेस्ट, उसके बाद हम करेंगे 10 मॉक टेस्ट। जैसा कि आपको पता है, जो जो जिस बच्चे ने ये पेड बैच लिया है उसे हम 1000 एमसीक्यूज अकाउंट्स टैक्स ऑडिट्स के कराएंगे, 1000 प्लस, साथ में हम 10 उसे फुल मॉक टेस्ट भी देंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने ये बैच नहीं लिया है तो इसके लिए एनरोल कीजिए। हमारी फीस आपको पता ही है 2000 रुपये होती है, लेकिन अभी डिस्काउंटिंग प्राइस में हमारी 1599 फीस यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। अब बात करते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए, जो लोग क्लास ले चुके हैं, वो अभी मतलब एनरोल करा चुके हैं, वो क्या करें, साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। वीडियो को पॉज करें, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको पॉज करें। आप पॉज करके जो स्लाइड है या तो आप साथ के साथ बना सकते हैं, या जो मैं बोलूँगा उसमें कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो आप उसको नोट कर सकते हैं। नहीं तो आप चिंता मत करें, हम इसकी आपको पीडीएफ क्लास के बाद तुरंत मिल जाएगी आपके ग्रुप में। जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन, उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टैक्स। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो टैक्स है। हम सबसे पहले, सबसे जो इजी टॉपिक है, इजी मतलब जिसमें आप स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं, टैक्स 15 से 20 मार्क्स का आता है, इनकम टैक्स। और ये ऐसे मार्क्स हैं जो आप सबसे कम क्लास में स्कोर कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे 15 से 20 का आपका टैक्स आता है, 8 से 10 मार्क्स का आपका ऑडिट आता है, और यहाँ से 40 से 45 नंबर की आपकी अकाउंट्स आती है। ठीक है, तो सबसे इजी पड़ता है टैक्स। इजी है, समझने में भी इजी है, और नंबर भी 15 से 20 आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्स की। देखिए, कोई भी चीज़, सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर इस उस पे आई है, कोई भी चीज़ डेवलप हुई है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई उसकी हिस्ट्री क्या है, वो वर्ड कहाँ से बना, कैसे बना। तो आइए टैक्स में भी हम जानते हैं। देखिए, जो वर्ड टैक्स है वो ओरिजिनेट हुआ है टैक्सेशन वर्ड से, जिसका मतलब होता है एस्टीमेट। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस यूपीपीसीएल में आ सकते हैं। अभी आपने रिसेंटली जो एग्ज़ाम देखा यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसमें एक क्वेश्चन था कि ऑडिट कहाँ से, ऑडिट जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो टैक्स जो है वो टैक्सेशन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है आपका एस्टीमेट। ठीक है, टैक्स क्या होता है, देखिए, जो टैक्स का अगर हिंदी में मतलब देखें तो वो कर है। कर क्या है, वो जो गवर्नमेंट किसी भी इनकम पे लगाती है, प्रोडक्ट पे लगाती है, एक्टिविटी पे लगाती है। मतलब सरकार द्वारा लगाया गया आय, उत्पाद, गतिविधि पर कर लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं टैक्स। ठीक है, टैक्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब समाज में रहने की लागत, समाज में रहने की लागत यहाँ पे टैक्स को कहा जाता है। आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो आपको सोसाइटी में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलते हैं, आपको रोड मिलती है, आपको और फैसिलिटी मिलती है, डैम बने हैं, बिजली बनी हुई है, बिजली मिल रही है आपको। तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, ये कहाँ से आती हैं, ये गवर्नमेंट टैक्स लगा के ही आपसे टैक्स लेती है और इसको बनाती है। ठीक है, टैक्स लेविड बाय गवर्नमेंट टू मीट कॉमन एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टैक्स एक स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, बुनियादी ढांचे आदि जैसे समाज के सामान्य कल्याण व्यय को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। तो टैक्स आपको पता लग गया कि कहाँ से, यहाँ पे जो मेन है वो है टैक्स ओरिजिनेट हुआ है
टैक्सेशन से एस्टिमेट, और ये सरकार द्वारा लगाया जाता है। अब बात करते हैं टैक्स कर कितने तरह के होते हैं। देखिए टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, दो तरह के यहाँ पे आपने ज़्यादातर टैक्स देखने को मिलेंगे। अब जानते हैं ये दो तरह के टैक्स क्या है। देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है आपका प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यानी कि टैक्स इज लेविड ऑन सेम पर्सन हु पेज इट। ये इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब टैक्स लेविड ऑन सेम पर्सन हु पेज इट, जो पे करेगा, जिस पे लगेगा वो ही पे करेगा। ये याद रखिए, व्यक्ति की आय धन पर लगाया जाता है। गैर हस्तांतरण यानी कि अगर मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए की इनकम अर्न की, मिस्टर ए ने कुछ इनकम अर्न की, तो यहाँ पे मिस्टर ए की इनकम पे टैक्स कौन पे करेगा। यहाँ पे जो टैक्स पे करेगा वो मिस्टर ए ही करेगा। ठीक है, तो जिसने इनकम कमाई वो ही पे कर रहा है। ठीक है, जो उसी पे लग रहा है टैक्स जो इसे पे कर रहा है। यहाँ पे टैक्स किस पे लग रहा है, मिस्टर ए की इनकम पे, तो पे कौन कर रहा है, यहाँ पे मिस्टर ए पे कर रहा है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इट इज टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम एंड और वेल्थ ऑफ द पर्सन, देन इट इज डायरेक्ट टैक्स। किसी व्यक्ति की आय या धन पर लगाया गया टैक्स कहलाता है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने इनकम अर्न की, मिस्टर ए ने इनकम अर्न की, और उस मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी ने टैक्स दे दिया, मिस्टर बी ने टैक्स दिया, तो ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। यहाँ पे इनकम जो टैक्स लगा वो लगा मिस्टर ए पर, लेकिन पेमेंट किसने की, बी ने, तो ये द पर्सन इज नॉट सेम हु पेज इट एंड टू whom इट इज लेविड। ठीक है, मतलब जिसको जिस पे लगा उसने ये पे नहीं किया, तो ये डायरेक्ट टैक्स नहीं होगा। इसके एग्जांपल हैं, जैसे इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, जो सैलरी अर्न करता है, जो आपकी इनकम होती है उस पर वही व्यक्ति टैक्स देता है। वेल्थ टैक्स जो आपकी पहले होता था ये अब नहीं है। वेल्थ टैक्स भी ऐसे ही होता था कि भाई जिसकी जितनी वेल्थ है वो उस पर वो और एक्स्ट्रा टैक्स देता था। बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की। अप्रत्यक्ष कर वो टैक्स होता है जो लगता किसी और पे है और देता कोई और है। ठीक है, अब बताता हूँ आपको। देखिए टैक्स इज ट्रांसफर्ड टू सम अदर पर्सन, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब टैक्स जो है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे पर्सन पे। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। टैक्स इज लेविड ऑन प्राइस ऑफ गुड और सर्विसेज। जो ज़्यादातर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो लगता है आपकी गुड और सर्विसेज पे। ठीक है, ये इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ पे मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने सामान बेचा, मिस्टर ए ने क्या की, सेल, इसको की मिस्टर बी। ठीक है, अब मिस्टर ए का इनवॉइस जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। देखिए इनवॉइस मतलब बिल, वो कैसे बनेगा, 1000 रुपये का सामान था। ठीक है, 1000 रुपये का आपका सामान था, उस पर वो लगा देगा जीएसटी। क्या लगा देगा उस पर, जीएसटी, कितने का, 500 रुपये का। ठीक है, 500 रुपये का इसने जीएसटी लगा दिया, तो यहाँ पे ये आ गया 1500 रुपये। 1500 रुपये ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये 1500 रुपये में जीएसटी कितना है, 500 रुपये। ठीक है, और ये सेल कितना है, 1000 रुपये। टोटल कितने देगा मिस्टर बी, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट मिस्टर बी पे करेगा मिस्टर ए को वो है 1500 रुपीज़। तो मिस्टर ए क्या करेगा, अब मिस्टर ए जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, मिस्टर ए गवर्नमेंट के पास जाएगा और बोलेगा कि गवर्नमेंट मैंने 500 रुपये टैक्स देना है, मैंने 1000 रुपये की सेल की और मैं 500 रुपये उस पर टैक्स दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टैक्स किसने पे किया, असल में जो टैक्स पे किया वो मिस्टर बी ने किया। मिस्टर बी ने 1500 की पेमेंट की जिसमें 500 रुपये जीएसटी था, इसलिए यहाँ पे जो टैक्स पे कर रहा है वो है अलग, और जो मतलब जिस पे लग रहा है वो है अलग। यहाँ पे मिस्टर बी
पे ये एक्चुअल में किस पे लग रहा है, मिस्टर बी पे, और गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे कर रहा है, मिस्टर ए। तो यहाँ पे लग किसी और पे रहा है और पे कोई और कर रहा है। तो इसके कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे आप जीएसटी कोई सामान बेचते हो, जीएसटी उस पे लगता है, कस्टम ड्यूटी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, पहले वैल्यू एडिड टैक्स था, अब इसको बदल के जीएसटी कर दिया है, एक्साइज ड्यूटी और एंटरटेनमेंट टैक्स। ये जो टैक्स है ये दूसरे के ऊपर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई पावर कहाँ से आई टैक्स लगाने की, कौन लगा सकता है, क्यों लगा सकता है। देखिए जो हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 265 है, वह 265 आर्टिकल कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। हमारा जो संविधान है वो कहता है कि टैक्स जो है वो किसी पे भी नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता या कलेक्ट कर सकता, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अगर कोई लॉ है, लॉ के अंदर ही हम अथॉरिटी मिली हुई है कि सिर्फ लॉ बना के ही हम टैक्स लगा सकते हैं, ऐसे हम हफ्ता वसूली नहीं कर सकते। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली फॉर लेवी ऑफ टैक्स अ लॉ नीड टू बी फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक लॉ बनाना जरूरी है, जब तक लॉ नहीं बनेगा आप टैक्स नहीं ले सकते। इसलिए जीएसटी एक्ट बना, इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट बना, जितने भी एक्ट हैं सब टैक्स हैं वो सब पहले एक्ट के थ्रू ही लगाए जा सकते हैं, बिना एक्ट के नहीं लगाए जा सकते। ये कहता है आपका आर्टिकल 265। ठीक है, अब एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82, अब बात करते हैं इनकम टैक्स कैसे लगता है। देखिए इनकम टैक्स जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। तीन तरह की लिस्ट होती हैं आपकी, उसमें से एक यूनियन लिस्ट होती है जिसमें एंट्री नंबर 82 याद रखनी है आपको, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1 इन 7th शेड्यूल टू द आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए ये यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा, कभी भी यूपीपीसीएल आपसे पूछ लेगा किस एंट्री के थ्रू लगाया जाता है, कौन सी लिस्ट है, कौन सा शेड्यूल है, या फिर कौन सा आर्टिकल है, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट वो है वो है एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1 7 शेड्यूल। यहाँ से हमें जो इनकम टैक्स है उसकी पावर आई है, उसने पावर दी है, इस एंट्री नंबर ने पावर दी है, किसको दी है, पार्लियामेंट की, टू मेक लॉ ऑन टैक्सेस ऑन इनकम। इस सेक्शन एंट्री ने पावर दी है पार्लियामेंट को कि आप जो है वो इनकम पे टैक्स लगाओ। लेकिन यहाँ पे जो नोट करने वाली बात ये है, इसने पार्लियामेंट को पावर एग्रीकल्चर इनकम के लिए नहीं दी, मतलब आप एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं लगा सकते। यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है, ठीक है, कि कौन सी इनकम पे पार्लियामेंट पावर लगा सकती है और किस पे नहीं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम पे आप लॉ नहीं बना सकते, तो ये एंट्री नंबर 82 में कहा गया है। ठीक है, तो आपने हिंदी में भी, जो हिंदी के स्टूडेंट है देखिए उनके लिए नीचे लिखा हुआ है, आप हिंदी में पढ़ते जाइए, और मैं लगभग हिंदी और इंग्लिश सेम दोनों में ही पढ़ाता रहूँगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं इतिहास की तरफ। देखिए कुछ भी जानने से पहले हमें उसका इतिहास पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, तो चलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने लग गए। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है ये। यहाँ पे हम देखेंगे कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सबसे पहले आपको पता है आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये हुआ, ये 2-3 साल तक चला और फिर इसको दबा दिया गया। अब इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को भारी नुकसान हुआ, उनकी बहुत सारा मतलब सोल्जर्स जवान चले गए, खर्चा हुआ, बंदूक, कार्टिलेज, बहुत मतलब सामान लगा, और कई राजाओं को उन्हें वापस मिलाने के लिए या फिर पकड़ने के लिए काफ़ी उनको एक्सपेंस करना पड़ा, बाहर से सोल्जर्स मंगाने पड़े पूरे, और वेपन्स मंगाने पड़े ताकि इस रिवॉल्ट को वे दबा सके। तो जब उन्होंने फिर रिवॉल्ट बंद मतलब वो हो गया ख़त्म, तो उन्होंने फिर ये देखा कि भाई ये सब तो हमने कर दिया लेकिन इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो ब्रिटिश के ऊपर पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें लॉस सस्टेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ मिलिट्री म्यूटिनी, तो यहाँ पे सैन्य विद्रोह के कारण सरकार को बहुत ज़्यादा हानि हुई। तो ये इन्होंने सोचा भी अब क्या किया जाए, इतनी बड़ी हानि हो गई,
तो ये इन्होंने एक लंदन, इनका यहाँ पे लंदन में एक इकोनॉमिक्स थे, बड़े अच्छे इकोनॉमिक्स थे, उनको इन्होंने एक्सपर्ट को बुलाया, उनका नाम था जेम्स विल्सन। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इनका नाम था जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन इंडिया में आते हैं, उन यहाँ पे स्टडी करते हैं और फिर ये एक प्रपोजल देते हैं कि भाई आप एक काम कीजिए, इनकम टैक्स लगा दीजिए सभी, एक टैक्स लगा दीजिए सभी की आय वालों पे, जिनकी आय एक लिमिट से ऊपर है उस पे आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे टैक्स लगा दीजिए। तो फर्स्ट टाइम जो इंट्रोडक्शन हुआ वो हुआ 1860 1860 में, पहली बार भारत में, भारत नहीं था उस टाइम, ब्रिटिश इंडिया था, वहाँ पे जेम्स विल्सन द्वारा जो है वो कर लगाया गया ताकि वो जो लॉस है उसको कवर कर सके, नुकसान की भरपाई कर सके, इसलिए जेम्स विल्सन ने यहाँ पे कर लगाया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कर लगा दिया, तो ये एक शुरुआत हो गई इनकम टैक्स की यहाँ से। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकम टैक्स जो है वो लगना चालू हो गया। ठीक है, 1860 के जो एक्ट था उसको इंडियन इनकम टैक्स कहा जाता था। 1860 का जो टैक्स था उसको इंडियन इनकम टैक्स कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद उस एक्ट को रिप्लेस किया, एक एक्ट था, सेपरेट एक्ट बनाया गया 1866 का, दोबारा बनाया गया, ये था इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ये बनाया गया, इसमें इनकम के 4 पार्ट्स दिखाए गए, 4 पार्ट, जैसे आज है ना सैलरी, ये हेड्स होते हैं, तो उस टाइम पे इसके 4 हेड्स थे। ठीक है, फिर एक और सरकार थोड़ी और आगे चली, 1918 में फिर एक इनकम टैक्स आया जिसने 1866 को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह नया एक्ट आ गया 1980। अब उसके बाद फिर से चेंज हुई, हिस्ट्री फिर बदली, और फिर जो सबसे मतलब डेवलप्ड एक्ट आया वो आया 1922 में। 1922 में जो एक्ट आया उसने एक सही मायने में इनकम टैक्स की स्थापना की, उसने अथॉरिटीज़ बनाई, अथॉरिटीज़ को पावर दी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यहाँ पे स्टार्ट हो गया आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया 1922 ने, और इनकम टैक्स को यहाँ पे आयकर अधिकारियों की नियुक्ति की गई, उनका अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनकम टैक्स एक्ट, तब उसकी जो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसकी स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे इसको आपको बताना है कि जो 1922 का एक्ट था उसमें जो है ये स्थापना अथॉरिटी बनाई गई, यहाँ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो शुरू हुआ। यहाँ से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको, पहले ये जो टैक्स था वो प्रोविजनल गवर्नमेंट लगाती थी, इसके बाद इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे दिया गया। ठीक है, यहाँ से ये टैक्स जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। ठीक, आपने ये अभी तक इसकी हिस्ट्री देखी, और फिर आगे, अब फिर क्या हुआ, फिर एक दोबारा एक्ट आया 1922 के बाद, नेक्स्ट एक्ट आया 1961, जो कि अभी फ़िलहाल में हमारा इनकम टैक्स एक्ट है। देखिए क्या हुआ, अब 1922 में एक्ट इनकम टैक्स चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, हमारी कंट्री आज़ाद हो गई। जैसे ही हमारी कंट्री आज़ाद हुई तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो उसके लिए इनकम टैक्स लागू किया गया इंडिया में। इंडिया में इनकम टैक्स लागू किया गया, उसके लिए 2 कमेटी बैठाई गई। ठीक है, एक लॉ कमीशन, एक डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच आयोग। ठीक है, ये 2 कमेटी बैठाई की, दोनों ने अपनी रिपोर्ट दी, कैसा टैक्स लगना चाहिए कैसे नहीं लगना चाहिए। जो डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमीशन थे, उनके जो चेयरमैन थे वो थे श्री महावीर त्यागी जी। ठीक है, तब इन्होंने जाके एक प्रपोजल दिया, गवर्नमेंट ने फिर इनकम टैक्स लगाया। ये जो इनकम टैक्स लगाया वो था इनकम टैक्स एक्ट 1961, पास्ट हुआ ये 1961 में। याद रखिए इनकम टैक्स एक्ट जो था वो 1961 इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 1961 में पास्ट हुआ। ठीक है, लेकिन ये लागू कब से हुआ,
देखिए ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1962, 1962 से लागू हुआ। याद रखिए दोनों में डिफरेंस है, और यहाँ पे क्वेश्चन अगर आएगा तो वो ये पूछेगा किस साल में पास हुआ है, तो 1961 है, और किस उसमें लागू हुआ है वो है 1962। ठीक है, अब बात करते हैं इस जो ये जो इनकम टैक्स है इसमें 23 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 23 चैप्टर हैं, 298 सेक्शंस हैं, और 14 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 14 शेड्यूल हैं, 298 सेक्शन है, और 23 यहाँ पे चैप्टर है। और इनकम टैक्स जो है वो पूरे भारत में लागू होता है, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये पूरे भारत में यहाँ पे लागू होता है आपका इनकम टैक्स। पहले जो इनकम टैक्स था धारा 370 के पहले, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में लागू होता था, लेकिन उसको अमेंड कर दिया गया है। 370 जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है, अब ये पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। फिर आप बात करते हैं फाइनेंस एक्ट क्या है। देखिए फाइनेंस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू हम इनकम टैक्स में यहाँ पे अमेंडमेंट करते हैं। अमेंडमेंट आर मेड एवरी ईयर टू इनकम टैक्स बाय द फाइनेंस एक्ट। जो हर साल गवर्नमेंट पास करती है वो करती है फाइनेंस एक्ट। देखिए फाइनेंस एक्ट क्या होता है? फाइनेंस एक्ट पहले एक फाइनेंशियल बिल होता है, पहले एक फाइनेंशियल आपका बिल होएगा, उसको पेश किया जाएगा बोथ हाउस में, लोअर हाउस और अपर हाउस में, राज्यसभा एंड लोकसभा में। उसके बाद जो दोनों हाउस है, बोथ हाउस, वो क्या करेंगे? बोथ हाउस उसको पास करेंगे, बोथ हाउस उसको पास करेंगे। देखिए आपने बजट सुना होगा, जब बजट आता है तो वो जो फाइनेंशियल बिल है वो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो लोकसभा में खड़े होके ये बिल रीड करता है, उसको कहते हैं बजट। फिर ये 31 जनवरी के आसपास आता है। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, वो उसको प्रेसिडेंट के पास पास करते हैं, और पास करने के बाद उसको किसके पास भेजते हैं? प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो उस पर साइन करते हैं, और जिस दिन वो साइन कर देते हैं उस दिन से वो एक्ट बन जाता है। पहले वो बिल होता है, फिर वो एक्ट बन जाता है। याद रखिए जो ये बोथ हाउस है, ये जो चेंजेस हैं वो ये बोथ हाउस करते हैं। काफ़ी सारे चेंजेस होगा, देखा होगा आपने, बजट में कुछ और था और जब फाइनेंशियल बिल आया तो उसमें काफ़ी चीज़ बदल जाती है, तो वो ये बोथ हाउस पास करने से पहले उसमें चेंजेस करते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो इसको लास्ट में साइन कर देता है। ठीक है, तो ये था आपका फाइनेंस बिल। अब देखिए फाइनेंस बिल जब पास होता है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में यहाँ पे आपकी अमेंडमेंट करता है। ठीक, अब बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल कंटेन 4 पार्ट। देखिए जो फर्स्ट शेड्यूल है फाइनेंस एक्ट में, इसमें उसमें 4 पार्ट्स होते हैं आपके। फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 स्पेसिफाई करता है रेट ऑफ टैक्स। पार्ट 1 में क्या होता है आपका? रेट ऑफ टैक्स। पार्ट 2 में टीडीएस। पार्ट 3 में एडवांस टैक्स एंड सैलरी। और पार्ट 4 में आती है आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कौन से पार्ट में आपका क्या होता है। ठीक है, तो जो इनकम टैक्स का रेट है, रेट ऑफ इनकम टैक्स, जो स्लैब रेट वगैरह आपको देखने को मिलती है वो आती है आपकी पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आपका आता है टीडीएस के रेट, कितना % टीडीएस आपको काटना है या नहीं काटना। पार्ट 3 में आता है आपका एडवांस टैक्स। ठीक है, एडवांस टैक्स के रेट, या सैलरी का जो रेट डिडक्शन में आता है वो। और उसके बाद फिर पार्ट 4 में आता है आपका नेट एग्रीकल्चर इनकम, जो आपकी कृषि आय होती है, उसको हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आपने फाइनेंस एक्ट समझा। अब समझते हैं लेवी ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस पे लेवी होता है? देखिए इनकम टैक्स जो लेवी होता है वो होता है आपकी टोटल इनकम। आप पर टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, यहाँ पे 3 वर्ड आए हैं, एवरी पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्ड आए हैं, वो आए हैं आपका टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर और एवरी पर्सन। टोटल इनकम आपकी मतलब पिछले साल की जो कुल आय होती है, नेट आय कह सकते हैं आप, नेट इनकम, वो होती है आपकी टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर और एवरी पर्सन। ये तीनों हम अभी आगे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल इनकम कैसे निकाल। देखिए टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, यानी कि वो जो पर्सन है जिसकी इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे वो भारत का निवासी है या बाहर
का निवासी है, ये जानना जरूरी है। रेसिडेंशियल स्टेटस एक तरीका होता है जो हम बाद में करेंगे, उसके अंदर हम निकालते हैं कि क्या भाई ये रेसिडेंट है या ये रेसिडेंट नहीं है, आवासीय स्थिति निर्धारित करते हैं इसमें। ठीक है, कैलकुलेट इनकम अंडर डिफरेंट हेड। ठीक है, उसके बाद हम जो 5 हेड होते हैं उसमें उसकी जो इनकम है वो लेते हैं। फिर जो जितना सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी कि जो घाटा लॉसेज होते हैं उनको हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और जब फिर ये करने के बाद हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है, और उसमें से हम डिडक्शन लेस करेंगे तो नेट इनकम आ जाएगी। दोबारा सुनिए, सबसे पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, ये जानने के लिए कि भाई क्या वो इंडिया रेसिडेंट है, तो हम उसकी इनकम इंक्लूड करें या इसकी इनकम इंक्लूड नहीं करें। ठीक है, यानी कि उसकी आय हम शामिल करें या उसकी आय हम शामिल नहीं करें, ये जानने के लिए। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रेसिडेंट, एक होता है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट में दो होते हैं, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसकी जो एक हल्का सा वो है, आपको टच में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर यूपीएससी जरा सा भी पैटर्न चेंज करेगा तो वो ऐसे क्वेश्चन देने में पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, तो हमें इसमें ये निर्धारित करने के लिए कि कुल आय से किस आय को शामिल किया जाए और किसको नहीं। उसके बाद हेड ऑफ इनकम, आपको पता है 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। सैलरीज, वेतन में से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, घर की संपत्ति में से आय, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो आपकी बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है, उससे जो लाभ होते हैं, कैपिटल गेन, जो आपकी पूंजी लाभ होते हैं, आपको एसेट बेचते हैं अपना, तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन 5 हेड में से आपकी इनकम निकाली जाती है, वो जोड़ी जाती है, और जो ये जब जोड़ेंगे इसको बोलेंगे आप ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है, इसको बोलेंगे आप ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है, उसके बाद हम इस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस करते हैं, और डिडक्शन ग्रोस टोटल इनकम जब आपकी निकल जाती है उसमें से हम डिडक्शंस लेस करते हैं, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। डिडक्शन जो अंडर 80C और CCE ये जितनी भी होती है ये हम लेंगे, इसमें से हम लेस करेंगे, तो यहाँ पे ये आपकी आ जाएगी टोटल इनकम। ठीक है, तो ये ऐसे आपकी टोटल इनकम जो है वो निकाली जाती है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं ये आएंगे हमारे सामने। ठीक है, सबसे पहले एसएससी। एसएससी कौन होता है? देखिए, एसएससी एक पर्सन होता है। अब यहाँ पे भी पर्सन आया और पीछे भी पर्सन आया था, ये आपकी इनकम में आया था, ये पर्सन आया था, ये अभी हम करेंगे। ठीक है, एसएससी क्या होता है? एक आदमी, अ पर्सन हु एनी टैक्स और अदर सम मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। मतलब वो व्यक्ति जिसको इस इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी पैसा देना है, यानी कि पेबल है, कोई भी पैसा उसको देना है, वो है एसएससी। ठीक है, पहला हो गया एक पर्सन जिसको इस इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी पैसा देना है, प्लस इंक्लूड, ये इंक्लूड भी करता है, इसके अलावा इनको भी हम शामिल करेंगे। इंक्लूड का मतलब है इन तीनों को भी हम शामिल करेंगे जो ऊपर है उसके अलावा। उसमें पहले देखिए, एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। वो पर्सन जो एसएससी इन डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट मतलब उसने कुछ, डिफॉल्ट का मतलब होता है कुछ वो कर दिया उसने, आप कह सकते हैं हिंदी में नुकसान कर दिया, या फिर कुछ अगर उससे पेनल्टी लगाई गई थी तो उसने वो पे नहीं की। मान लीजिए इनकम टैक्स ने उस पर 10,000 की पेनल्टी लगाई और उसने पेनल्टी पे नहीं की, तो वो हो जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट, उसने डिफॉल्ट कर दिया है, तो उस पे वो एसएससी कहलाएगा जो डिफॉल्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी एसएससी। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको हम डीम टू बी एसएससी कह देते हैं। जैसे जैसे भाई देखिए, कोई वो था आपका लीगल हायर। मतलब लीगल हायर का मतलब होता है आपका, मान लीजिए कोई माइनर है, अरे एक मिनट कहाँ गया ये, हाँ, लीगल हायर। लीगल हायर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका बेटा जो है वो उसका लीगल हायर बन गया। ठीक है, अब वो केस वो आगे वो करेगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं माइनर। माइनर जो होता है उसके केस में वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे लिए जाते हैं, वो जो माइनर होता है वो यहाँ पे डीम्ड एसएससी आपका माना जाता है। ठीक है,
उसके बाद आता है एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर असेसमेंट। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ इनकम टैक्स में असेसमेंट चल स्टार्ट हो चुका है, मतलब कोई केस लग गया है, उसका क्या हो गया, केस लग गया है, उसको नोटिस आ गया है, ठीक है, उसको असेसमेंट होने वाला है, तो ये व्यक्ति भी एसएससी कहलाएगा। ठीक है, असेसमेंट ऑफ फ्रिज बेनिफिट और ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। मतलब वही कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम इनकम टैक्स के अंडर आती हो, ठीक है, लेकिन आपकी भी इनकम उसकी उसकी वजह से आपकी भी इनकम अगर स्कैन में आ गई तो आप भी उसमें एसएससी कहलाओगे। ठीक है, इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए की वाइफ है, उनके पास काफ़ी सारी ज्वेलरी वगैरह पकड़ी गई है। अब इतनी सारी ज्वेलरी वगैरह पकड़ी गई है तो भाई आपका भी नंबर लग गया फिर तो। ठीक है, तो ये कहते हैं इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। ठीक है, उसके बाद लॉस्ट सर्टेन बाय हिम। अगर आपने लॉस किया है, कोई लॉस है जो आपने अगर इस साल बिजनेस कर रहे हैं और आपको अगर लॉस हो गया है तो भी आप इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बाय सच अदर पर्सन और अमाउंट ऑफ रिफंड, अगर आपका रिफंड बनता है तो भी आप एसएससी कहलाएंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के 4-5 चीज़ें हैं जो एसएससी में पूछी जाती हैं। मतलब इतना नहीं पूछेंगे यूपीपीएससीएल में इसको, लेकिन जस्ट आपको एक थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। एसएससी कौन होता है, नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन वो होता है ये लॉस हो गया, रिफंड नहीं आया, या फिर जिसका केस लग गया, ठीक है, या जिसको कुछ पैसे देने हैं, वो हो गया आपका नॉर्मल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी के बिहाफ पे आप चले गए, जैसे एजेंट है, एक व्यक्ति है वो इनको इंडिया में बिजनेस करता है लेकिन वो इंडिया में रहता ही नहीं है, तो उसका एक एजेंट है, वो रिप्रेजेंटेटिव हो गया। डीम्ड, डीम्ड मैंने अभी बताया माइनर के केस में आप डीम्ड हो जाओगे, ठीक है, या लीगल हायर के केस में। और एसएससी इन डिफॉल्ट जो आप पैसे भी पे नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद आता है असेसमेंट, द प्रोसीजर बाय विच इनकम ऑफ एसएससी इज डिटरमाइंड। असेसमेंट का मतलब होता है कि भाई आपका इनकम जो है वो अब डिपार्टमेंट निकालेगा या फिर आप खुद निकालोगे। दो तरीके की असेसमेंट होती है, एक तो सेल्फ असेसमेंट जो आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हो वो आपकी सेल्फ असेसमेंट में जाती है, और जो आपकी डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है वो स्क्रूटनी ये डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, तो असेसमेंट आपको समझ में आ गया, आपकी आय को निकालना। अब बात करते हैं पर्सन। देखिए पर्सन क्या होता है, पर्सन जो अभी आया था, पर्सन का मतलब इनकम टैक्स में बताया गया है कि कोई इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल ह्यूमन बीइंग, नेचुरल पर्सन, यानी कि आप मैं हम सब एक नेचुरल पर्सन है। ठीक है, तो हम क्या हैं, हम यहाँ पे इंडिविजुअल में आते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे, ये लिख नहीं रहा, कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे आपका नेचुरल जो पर्सन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एच यू एफ पहले होता था, अब नहीं होता। जैसे किसी का कोई हिंदू फैमिली है, उसके 4 से 5 मतलब मेंबर हैं, वो सारे मिलके एक एच यू एफ बनाते थे, भाई पूरी फैमिली एक जॉइंट रहती थी, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, मेल मेंबर्स हैं, उनकी जो वाइफ्स है और जो अनमैरिड डॉटर है, ये सब मिलके जो जितने भी होते थे वो एक एच यू एफ बनाते थे। ये कंसेप्ट अब लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कंपनीज, कंपनीज मतलब कंपनीज रजिस्टर अंडर इंडियन कंपनीज। दो तरह की कंपनी होती है आपकी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी वो होती है जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, जो आपकी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, जो इंडिया में है कंपनीज एक्ट 2013 आपका इंडिया में अभी एक्ट है। ठीक है, और फॉरेन कंपनी जो किसी फॉरेन में, फॉरेन कंपनी वो होती है जो फॉरेन में रजिस्टर्ड, फॉरेन के एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे पर्सन में आएगा। फर्म आएगी, फर्म में आपका क्या आता है, फर्म में आपका पार्टनरशिप आता है, एलएलपी आता है, लिमिटेड पार्टनरशिप आती है आपकी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर आता पार्टनरशिप आती है आपकी, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड होती है। और पार्टनरशिप एक्ट में जो रजिस्टर्ड होती है वो आपकी पार्टनरशिप फर्म आपकी यहाँ पे आती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, उसको एक कंपनी कर नहीं पाती तो वो क्या करते हैं, दूसरी कंपनी को लेके आएंगे कि चलो दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं। तो वो क्या करेंगे, दोनों मिलेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट को जॉइंट होंगे किसी कॉमन पर्पस के लिए, किसी एक
उनका मोटिव होता है कि हमें ये कॉन्टैक्ट करना है, तो वो दो कंपनी मिलके एक एसोसिएशन बनाती है ताकि वो एक प्रॉफिट कमा सके, और इनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप नहीं होती। ऐसी एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होती है, जैसे गवर्नमेंट द्वारा ट्रस्टी या एग्जीक्यूटिव्स जो वो होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, एग्जीक्यूटर जो होते हैं और ट्रस्टी होते हैं वो आते हैं आपके बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं। ये इंडिविजुअल होते हैं और ये एक कंपनी भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। लोकल अथॉरिटी आपकी जो म्यूनसिपल अथॉरिटी होती है, आपकी जो म्यूनसिपल अथॉरिटी होती है वो आपकी लोकल अथॉरिटी में आती है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो ऊपर नहीं आया वो एक तो वो आएगा यहाँ पे, और जो यहाँ पे नेचुरल पर्सन नहीं है, यानी कि नॉट नेचुरल पर्सन। जो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो नेचुरल पर्सन नहीं है वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगी, बार काउंसिल, बार काउंसिल होगी आपकी, या यूनिवर्सिटीज़ हो गई आपकी, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टर्म आ गया, प्रीवियस ईयर क्या होता है? इट मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। मतलब जो असेसमेंट ईयर होता है उससे पहले का जो ईयर होता है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो वो देखते हैं। दिस मीन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने का पीरियड, कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, एवरी ईयर। द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज प्रीवियस ईयर एंड income is taxable is the immediate following year which is known as assessment year। अब देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको, जैसे 2019 और 20, ये आपका प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए 2019 है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक जाता है। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का जो आपका ईयर है वो है आपका प्रीवियस ईयर, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। अब उसके जो नेक्स्ट ईयर होता है वो होता है आपका असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ईयर क्या हो गया? 2020 और 21, ये आपका असेसमेंट ईयर है, यानी कि प्रीवियस ईयर पिछले साल और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम इनकम हमारी टैक्स होती है। ठीक है, इसमें हमारी टैक्सेबल टैक्सेबल यहाँ पे होती है। ठीक है, तो याद रखिए असेसमेंट ईयर में हमारी इनकम टैक्स लगता है और प्रीवियस ईयर में अर्न होती है। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो इनकम होती है, आपने देखा होगा उसकी रिटर्न जाती है 31 जुलाई तक वो जाती है। मान लीजिए ये ईयर है, इसकी जो रिटर्न जाएगी वो आपकी जाएगी 31 जुलाई 2020 को। तो ये इनकम हमने कमाई 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 31/3/2020 तक, 2020 तक हमने इनकम कमाई। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 20 तक इनकम कमाई, और उसकी जो रिटर्न गई वो गई आपकी 31 जुलाई 2020 में। तो ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर में गई। प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई और आपकी जो टैक्स जो आपने पे किया वो किया आपने 31 जुलाई 2020, जो कि एक नेक्स्ट ईयर आपका हो गया, जिसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। तो आपकी जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो असेसमेंट ईयर में जाती है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर आपको पता लग गया। इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर। जो इनकम हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं उस पर टैक्स जो है वो असेसमेंट ईयर पे जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका प्रीवियस ईयर और ये है आपका असेसमेंट ईयर। मान लीजिए प्रीवियस ईयर है 2021 और 2022। 21-22 का आपका
प्रीवियस ईयर है, ठीक है। 2021 और 2022 का आपका प्रीवियस ईयर है, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर इसका क्या होगा? इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? इसका असेसमेंट ईयर होगा इससे नेक्स्ट साल 2022 से 2023, ठीक है। इससे नेक्स्ट ईयर हो गया। मान लीजिए 2012 दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है प्रीवियस ईयर, इसका असेसमेंट क्या ईयर क्या होगा? 2013 और 14, 13 और 14 इसका असेसमेंट ईयर होगा। अब उल्टा बात करते हैं, मान लीजिए कोई असेसमेंट ईयर दिया हुआ है आपका 2021, 2000 आपका 21 नहीं, 21 तो पीछे यूज कर चुके हैं हम लिखते हैं 2025, 2025 दिया हुआ है आपका और 2026, 25-26 आपका असेसमेंट ईयर है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? इसका प्रीवियस ईयर मतलब एक साल पहले, तो 2024 और 25, ठीक है। 24-25 यहाँ पे इसका प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो जो भी दिया हो, असेसमेंट दिया हो तो एक पीछे जाना है, प्रीवियस दिया हो तो हमें एक आगे जाना है, ठीक है। और वो किसकी जाना है? वो जो प्रीवियस ईयर में जो पीछे है वो, और असेसमेंट ईयर में जो आगे है, ठीक है। यहाँ पे 22 से आगे जाना है हमें, 22-23, 13-14, 25-26, और यहाँ पे उल्टा आना है हमें 12 से 11, 22 से 21-22, 12-13, और यहाँ पे 24-25। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। देखिए ये एक और कंसेप्ट आता है, सीनियर सिटीजन कौन होता है? जिसकी उम्र साल में कभी भी 60 साल हो गई हो, 60 साल हो गई हो, और 60 हो गई हो, लेकिन 80 साल से वो कम हो, 80 साल से क्या हो, वो कम हो, वो कहलाता है सीनियर सिटीजन, ठीक है। मतलब अगर 59 होगी तो सीनियर सिटीजन नहीं होगा, अगर 79 होगी तो सीनियर सिटीजन होगा, अगर 80 होगी तो सीनियर सिटीजन नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। फिर आता है सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन क्या होता है? वो 80 साल या उससे जो बड़ा होता है, 80 साल से जो बड़ा होता है वो होता है सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो याद रखिए, आपको बता रहा हूँ मैं, 60 साल से 79 तक होता है आपका सीनियर सिटीजन, और 80 साल से ऊपर आपका होता है सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आपसे बेसिक इंफो है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। एक यहाँ पे एक सर्कुलर आता है, वो कहता है कि भाई मान लो किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, किसको आता है? 1 अप्रैल को, 1/4 को आता है, 1/4, ठीक है। मान लीजिए 1/4/2020, मान लीजिए 1/4/2020 को उसका बर्थडे आया। अब इसमें प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 1/4/2000, मान लीजिए इसका प्रीवियस ईयर है 1/4/19, 1/4/19, ठीक, से 31/3/20, ये आपका क्या आता है? ये आपका है प्रीवियस ईयर। अब उसका बर्थडे आ गया 1/4/2020, यानी कि वो एक दिन से सीनियर सिटीजन कम रह गया। तो एक सर्कुलर आया था, उसने ये यहाँ पे बताया था, सर्कुलर ने यहाँ पे बताया था, अगर 1/4/2020 को उसका बर्थडे आता है तो बर्थडे से एक दिन पहले आप वो एज अटेंड कर लेते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 अप्रैल 2020 को अगर सीनियर सिटी उसका बर्थडे आता है तो वो 31/3/2020 को वो सीनियर सिटीजन बन जाएगा। और ये यहाँ पे लिखा है कि एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अगर वो एक दिन के लिए भी सीनियर सिटीजन बन गया तो वो इस साल सीनियर सिटीजन पे टैक्स देगा, सीनियर सिटीजन की तरह वो छूट मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल को उसका बर्थडे था, तो 31/3 को वो एक दिन पहले आपको सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा,
ठीक है, तो याद रखिए सीनियर सिटीजन आप एक दिन पहले बन जाते हो। किसी का बर्थडे अगर 1 तारीख को आ रहा है तो वो 31 या 30 तारीख को सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा। 31 तारीख को, मार्च में 31 तारीख को। ठीक है, मार्च में 31 दिन का होता है, इसलिए वो 31 तारीख को सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन वो होता है जिसके तहत आप पे टैक्स लगाया जाता है। तो जो रेट ऑफ टैक्स है वो चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 के तहत आप पे जो इनकम टैक्स है वो यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, आपकी टोटल इनकम पे लगाया जाता है। उसके बाद कहते हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, रेट ऑफ इनकम टैक्स जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 2 रेट हैं इस बार। एक आपका है ओल्ड स्कीम, एक आपकी है न्यू स्कीम। न्यू स्कीम, ठीक है, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम दोनों में अलग अलग रेट है। ओल्ड स्कीम में क्या है कि आप डिडक्शंस ले सकते हैं, डिडक्शंस ले सकते हैं, और ये यहाँ पे नो डिडक्शन है, कोई भी आप डिडक्शंस नहीं ले सकते। यहाँ पे आप सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे आप सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट यहाँ पे नहीं ले सकते, ये आपको याद रखना है। दोनों में आइए हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड इनकम टैक्स स्कीम की। ओल्ड इनकम टैक्स स्कीम क्या होती है? ओल्ड इनकम टैक्स स्कीम में जो रेट है वो इस प्रकार है। सबसे पहले इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर 2020-2021 जो एग्जिस्टिंग है, अप टू 2.5 लाख, अप टू 2,50,000, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख तक नील रेट ऑफ टैक्स है। 2,50,000 से 5 लाख तक 5% है, और ये इकट्ठा 5 लाख से 10 लाख तक आपका 20% है, और उसके 10 लाख से ऊपर आपका 30%। ठीक है, ये स्लैब आपको याद रखनी है, ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, देखिए 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक नील है, नील टैक्स, कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, फिर आपका 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% टैक्स है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख तक, कितना, 10 लाख तक कितना है, 20% टैक्स है। ये दोनों एक ही हैं, 2 लाख से 5 लाख। ये इसलिए है क्योंकि न्यू में इसको हर 2.5 लाख पे चेंज कर दिया, इसलिए यहाँ पे हमें ऐसे दिखाना पड़ रहा है। तो आपको याद रखना है 2.5 लाख तक नील, 2,50,000 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 7 लाख और 10 लाख एंड अबव, 10 लाख एंड अबव, जो 10 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम होगी 10 लाख से ऊपर, उस पर आपको 30% यहाँ पे टैक्स देना है। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। अब बात करते हैं न्यू की। न्यू जो है वो सेक्शन 1153AC के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिटर्न में कि आपको यस करना है या नो करना है। अगर आप उसको यस करते हो, ये ले रहे हो न्यू स्कीम, तो इसके रेट इस प्रकार है। देखिए, अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 7,50,000 तक 10%, 7,50,000 से 10 लाख तक 15%, 10 से 12,50 तक 20, 12,50 से 15 25, और अब 5 लाख 30। तो यहाँ पे आपको देखना है जो टैक्स है, सिंपल सी बात बताता हूँ, 2,50,000 का आपको याद रखना है, हर 2 लाख पे 5% बढ़ा दो। ठीक है, पहले 2 लाख पे नील, ठीक है, पहले 2 लाख पे 0, फिर अगले 2 लाख पे 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। देखिए ऐसे ही बढ़ रहा है ना, 5 10 15 20 25 30। तो याद रखना आपको हर 2.5 लाख पे जो गैप है वो 2.5 लाख है। 2.5 लाख पे नील, 2.5 से 5 2.5, सब में 2.5 लाख का गैप है। हर 2.5 लाख पे आपको 5% बढ़ा देना है। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टर अजय अर्न इनकम ऑफ 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020, कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय हिम अंडर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22।
अगर उसकी एज 34 साल है, 69 साल है और 92 साल है। तो हम टैक्स कैसे निकालते हैं? यहाँ पे देखिए कहा है ओल्ड स्कीम, तो हम यहाँ जाएंगे। ओल्ड स्कीम में देखिए रेट क्या थे, 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 5, 5 से 10 20 और 10 लाख से ऊपर 30। अब देखिए ये टैक्स कैसे निकालते, इसको ध्यान से सीखिए। देखिए 15 लाख उसकी इनकम है, ठीक है। हमें पता है 0 से 2.5 लाख तक, 0 से 2.5 लाख तक क्या है टैक्स, कितना है, ये टैक्स हो गया आपका। 0 से 2.5 लाख तक क्या है, नील, कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अब 2.5 लाख से कितने तक, 5 लाख तक कितना है, 5%। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना हो गया, 2.5 लाख रुपये हो गए, 2.5 लाख रुपये, ठीक है, इंटू 5, इसका परसेंट निकाल लो आप। यहाँ पे टैक्स कितना आ गया, 0। अब 2.5 लाख का 5% कितना होता है, 12,500, ठीक है। ये आपका टैक्स आ गया। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख कितना होता है, यहाँ पे 5 लाख होता है, इस पे कितना परसेंट रेट था, दोबारा देखिए कितना था, 5 लाख से 10 लाख, 20%। तो यहाँ पे 20% लग जाएगा। तो 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारी इनकम कितनी है, 15 लाख तक है, तो 15 लाख तक है, 10 लाख से 15 लाख तक, 10 लाख से 15 लाख, कितनी इनकम है, 10 लाख से 15 लाख का डिफरेंस हो गया 5 लाख। 5 लाख पे रेट क्या है, 10 लाख से ऊपर हमने बताया था रेट है 30%। तो यहाँ पे 5 लाख का 30% क्या हो गया, 1.5 लाख, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 2.5, ये हो गया 2,62,500। तो ये आपका टैक्स आ गया। फिर एक आता है आपका, ये आपका टैक्स आ गया, इसमें हम जोड़ते हैं हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये जोड़ते हैं हम, आपको हर टैक्स पे जोड़ना है 4%, ठीक है। इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम 4% के रेट से जोड़ेंगे, वो आ गया आपका 10,500, 10,500। तो ये आपका टोटल बन गया 2,73,000, 2,73,000 आपका बन गया जब आपकी उम्र 34 साल है, ठीक है, जब आपकी उम्र 34 साल। फिर से समझिए, 0 से 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, इसलिए जीरो टैक्स। 2.5 से 5 लाख पे 5% है, इसलिए 2.5 से 5 का जो डिफरेंस होता है, 5 - 2.5 कितना बच गया, 2.5, उस पर 5% से 12,500। 5 लाख से 10 लाख का बैलेंस कितना, डिफरेंस कितना है, 5, तो 5 लाख पे 20%, 1 लाख। 15 में से 10 गए 5, हमें मैक्सिमम 15 हमारी इनकम है। अगर यहाँ पे हमारी 20 होती तो हम यहाँ 20 लिखते, 20 में से 10 गए, 10 की ये क्या है, ये लिमिट है, ये जो हम लेस कर रहे हैं ये सब लिमिट है। 15 में से 10 गए, 5 लाख बचते हैं, उस पर 3% टैक्स, 1.5 लाख हो गया आपका। टोटल करेंगे इतना। एजुकेशन टैक्स लगता है 4%, 4% किसका लगता है, ये 4% 2,65 का लगेगा, 4% लगेगा टैक्स का। जितना आपका टैक्स निकल के आएगा उस पर टैक्स पर 4% लगेगा। यहाँ पे आपका टैक्स निकल के आया है 2,62,500, उसका अगर आप 4% करेंगे तो यहाँ पे 10,500 आपका एजुकेशन सेस आ जाएगा। अब बात करते हैं बी, अगर वो 69 है, अगर उसकी एज 69 है तो वो हो गया आपका सीनियर सिटीजन। अगर वो 69 एज है तो वो हो गया आपका सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन की जो लिमिट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीनियर सिटीजन को जो छूट मिलेगी वो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक, और सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, 5 लाख तक कोई नील टैक्स होता है। ये आपको याद रखना है, सीनियर सिटीजन 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ये आप लिख लीजिए। ये जो स्लैब है ये 2.5 लाख है इंडिविजुअल के केस में, और ये सीनियर सिटीजन के केस में ये 3 लाख हो जाएगी, ठीक है, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में ये 5 लाख हो जाएगी, ठीक है। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। फिर आगे, फिर क्या, ये 2.5 लाख है, वहाँ 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख तक 3 लाख से 5 लाख 5%। फिर आगे है
और जहाँ पे सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख हो जाएगा, यानी कि ये भी नील हो जाएगा, ये भी नील हो जाएगा। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर उसको सीधा 20 और 30% सुपर सीनियर को टैक्स लगेगा। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए सुपर सीनियर सिटीजन के केस में कैसे लगेगा। सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ठीक है, तो 2.5 लाख तक नील टैक्स। उसके बाद यहाँ पे 2.5 की जगह हम ले लेंगे 3, तो 5 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या लेना है 3। सीनियर सिटीजन के केस में क्या लेना है 3, तो 5 में से 3 गए तो 5 में से 3 गए, यहाँ पे 2 लाख बचता है आपका। 5 में से 3 गए, 2 लाख पे आपका कितना आ जाएगा 5%, ठीक है। 2 लाख का कितना आ जाएगा 5%, तो 2 लाख का 5% आ गया यहाँ पे 10,000, ठीक है। और फिर 5 लाख से 10 लाख तक वही 1 लाख, ये तो सेम ही है, तो 1 लाख ये लगेगा। और फिर यहाँ पे 1.5 लाख लगेगा, तो 1.5 लाख आ जाएगा, तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी 2,60,000। और इस पे भी आप कितना परसेंट जोड़ोगे, 4% जोड़ोगे सेस 2,60,000 का, वो आ जाएगा 10,400, तो ये आपका आ जाएगा 2,70,400, ठीक है, 2,70,400 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। अब सुपर सीनियर सिटीजन का सोचें आप एक बार, 1 मिनट के लिए सोचें कि सुपर सीनियर सिटीजन का क्या होगा। ठीक है, आपने देखा। अब सुपर सीनियर सिटीजन का मैं यहाँ पे करता हूँ, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड स्कीम में सुपर सिटीजन का करता हूँ। देखिए हम हमारी इनकम है 15 लाख, हमें पता है सुपर सीनियर के केस में 5 लाख तक हमारी कितनी है, 5 लाख तक हमारी कितनी है नील, 5 लाख तक हम कोई भी टैक्स नहीं जमा करेंगे ठीक है। अब 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में 10 लाख तक के बीच में कितनी आएगी, ठीक है, कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 20%। फिर से देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना रेट है 20%, और 10 से ऊपर 30 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 5 लाख से 5 से 10 के बीच में कितना लाख बचता है, 5 लाख बचता है, रेट कितना है 20% है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 लाख, और 10 लाख से 15 लाख वो सेम ही रहेगा 1.5 लाख, तो यहाँ पे आपकी जो इनकम आ गई 2,50,000 यहाँ पे आ गई है। इस पे 4% फिर जोड़ेंगे हम, 4% कितना होगा 10,000, और ये आ जाएगा 2,60,000 तो ये पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, आप नोट करते रहिए, ठीक है। पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। और अगर हम यहाँ पे करते तो हमारी देखिए 5 लाख तक ये भी नील आती, ठीक है, ये 2.5 से 5 तक ये भी नील हो जाती। सुपर सीनियर सिटीजन अगर उसकी एज 92 है, यानी कि 80 साल से ऊपर है, तो सीनियर सिटीजन हो गया, ठीक है। 5 से 10, ये 5 से 10 सेम रेट रहता, 1 लाख यहाँ पे लगता है आपका, और 1.5 लाख यहाँ पे लगता है, तो आपकी इनकम आ जाती है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पे 4% आप जोड़ते, तो यहाँ पे 10,000 जोड़ते, तो 2,60,000 आपकी, यहाँ पे 2,60,000 आपका टैक्स आ जाता है। ये इनकम नहीं है, ये यहाँ पे हम टैक्स निकाल रहे हैं, तो 2,60,000 आपका आता। तो आप देख सकते हैं अगर 34 साल का है तो 2,73 टैक्स आ रहा है, 16 सीनियर सिटीजन को बेनिफिट में 2,70 हो रहा है, और सुपर सीनियर को 2,60 ही पड़ रहा है, तो ये बेनिफिट होता है आपको। मैं इसको इरेज करता हूँ। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम ये रेट ऑफ इनकम टैक्स, हाँ न्यू स्कीम की। अब हम न्यू स्कीम में अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए
न्यू स्कीम में मैंने आपको बताया था ना तो सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिलता ना सुपर सीनियर का, तो हम सिर्फ एक रेट से ही यहाँ पे टैक्स जो है वो निकालेंगे। तो हमें ये रेट याद करना है, हर 2.5 लाख पे 5% आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 2.5, ठीक है, फिर 2.5 से 5, फिर 5 से कितना 7.5, फिर 7.5 लाख से 10, फिर 10 से आपका 12.5, ठीक है, फिर 12.5 से आपका 15 लाख। ठीक है, क्या आया रेट आपका नील, पहले में नील, फिर 5%, फिर 10%, 15%, 20% और 25%, और 5 लाख 15 लाख से ऊपर हो तो 30%, लेकिन हमारी 15 लाख से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो हर गैप कितने का है, 2.5 लाख का है, तो इंटू कर दो बस सीधा, 2.5 लाख से सबको इंटू कर दो ये। ठीक है, 2.5 लाख से आप सबको इंटू कर दो। ठीक है, तो ये आ गया आपका, सबसे पहले नील आ गया 5 इंटू 2.5 लाख, ये आ गया आपका 12,500। सेकंड आ गया 25,000। ठीक है, फिर थर्ड आ गया 7 लाख और 10 लाख का डिफरेंस कितना है, 2.5, 2.5 इंटू 15% आ गया 37,500, ये आ गया आपका टैक्स। उसके बाद 50,000 टैक्स आ गया आपका। ठीक है, 2.5 लाख पे 20%, और लास्ट में 2.5 लाख पे 25% कितना आ गया आपका 62,500। तो आपका टोटल टैक्स कितना आ गया 1,87,500। और इसमें आप क्या जोड़ोगे, 4% जोड़ दोगे तो आपका टोटल टैक्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आया 1,87,000, और यहाँ पे आपका टैक्स ज़्यादा आ रहा है पुराने में। ऐसा नहीं है, पुराना स्कीम में आपको नुकसान नहीं है। दरअसल ये क्या है कि इसमें डिडक्शंस अभी हमने जोड़ी नहीं है, अगर हम डिडक्शन जोड़ेंगे तो पुरानी स्कीम में टैक्स हमारा कम आएगा। तो ये आपने दोनों मेथड से सीख लिया है कि हम टैक्स कैसे निकालेंगे। बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि टैक्स कैसे निकालेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रिबेट। देखिए 87 में जो रिबेट मिलती है वो मिलती है आपको 5 लाख रुपए तक की, अगर आपकी इनकम है, अप टू 5 लाख तक की आपकी इनकम है, तो आपको 12,500 तक की रिबेट मिलेगी। रिबेट मिलेगी का मतलब है अगर आपका 12,500 तक का टैक्स बन रहा है तो वो नील हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक केस ऐसा भी होता है, मान लीजिए आपका टैक्स नील बच रहा है, तो क्या आपको 12,500 की रिबेट मिलेगी, सोचिए, नहीं मिलेगी। इसका मतलब अगर ऐसा हो गया तो फिर आप 12,000 रुपये मतलब दिया आपने सरकार को कुछ नहीं, उल्टा आप सरकार को कह रहे हो कि जी नहीं तो मुझे तो 12,500 रुपये दो, मेरा रिफंड बन रहा है। ठीक है, तो ये मैक्स, ये अप टू टैक्स ही मिलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये नहीं मिलेगी, ये 12,500 तक मिलती है, तभी मिलेगी अगर आपकी इनकम 5 लाख तक होती है। ठीक है, तो ये आज हमने पहली क्लास में यहाँ तक हमने कंसेप्ट किए हैं। अभी हम अगली क्लास में इसके बाकी के कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज देखते हैं हम। अ पर्सन इंक्लूड ओनली पर्सन, ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म कंपनी, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म। एक पर्सन में क्या इंक्लूड होता है, अभी हमने पढ़ा था, ये सारे हम इंक्लूड होते हैं। एवरी पर्सन इज एन, एवरी एसएससी इज अ पर्सन, हर एसएससी एक पर्सन होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। एंड एवरी पर्सन इज ऑल्सो एन एसएससी, हर पर्सन एसएससी हो सकता है, नहीं, एसएससी की डेफिनेशन है, अगर उसके तहत आपका रिफंड ही नहीं बन रहा तो आप एसएससी नहीं हो, आपका अगर असेसमेंट ही नहीं आया तो आप एसएससी भी नहीं हो। ठीक है, वो 4-5 कंडीशन है कि नॉर्मल एसएससी, एसएससी इन डिफॉल्ट ही नहीं हो तो आप एसएससी नहीं हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी एसएससी, ये यहाँ पे करेक्ट है। भाई हर पर्सन एसएससी नहीं हो सकता, लेकिन हर एसएससी पर्सन है। ठीक है, हर एसएससी एक आदमी है, लेकिन हर आदमी एसएससी नहीं हो सकता। इंडिविजुअल इज ऑलवेज एन एसएससी, जरूरी नहीं है। ठीक है, एच यू एफ इज ऑलवेज एसएससी, जरूरी नहीं होता इंडिविजुअल और एच यू एफ हर बार एसएससी। ठीक है, एसएससी की डेफिनेशन अगर उसके अंदर आते हो तभी आप एसएससी हो, वैसे आप एसएससी नहीं हो। उसके बाद में बात करते हैं असेसमेंट ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ ओनली मोर देन 12 मंथ। 12 महीने से बड़ा होता है असेसमेंट पीरियड, नहीं, 12 महीने का होता है जी। ठीक है, 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, 12 मंथ का होता है लेकिन लेस देन 12 मंथ का नहीं होता।
ओनली 12 मंथ, जी ये करेक्ट है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 12 मंथ का होता है। 12 मंथ और मोर तो हो ही नहीं सकता, 12 महीने का ही असेसमेंट ईयर हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन है, जिस साल में इनकम टैक्सेबल होती है मैंने आपको बताया था वो होता है असेसमेंट ईयर, और जिस साल में इनकम अर्नड होती है वो होता है प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतने टफ भी नहीं आते लेकिन इजी भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, हर तरह के आते हैं। फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन न्यूली सेट अप ऑन, देखिए जो प्रीवियस ईयर है वो होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन जिसने दुकान ही अपना बिजनेस ही स्टार्ट किया, जिसने अपनी दुकान ही 31 मार्च को खोली है, तो उसके लिए तो एक ही दिन का हो गया ना भाई, उसने 31 3 को ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उससे पहले का थोड़ा वो प्रीवियस ईयर लेगा। प्रीवियस ईयर तो जिस दिन दुकान खोली है उस दिन से स्टार्ट होगा ना। इसका प्रीवियस ईयर कब होगा, 1 अप्रैल से होगा? नहीं, तब तो बिजनेस ही नहीं था। स्टार्ट फ्रॉम 31 और एंड ऑन 31, ये करेक्ट आंसर है भाई। 31 को ही शुरू होगा, 31 को ही खत्म होगा, क्योंकि एक दिन के लिए उसने दुकान खोली है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी, 1 जनवरी से कैसे हो जाएगा, 1 जनवरी से तो बिजनेस ही नहीं था, ये भी स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी। नेक्स्ट, अ पर्सन फॉलो कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग ईयर, एक आदमी जो है वो कैलेंडर ईयर फॉलो करता है। ठीक है, टैक्स के लिए उसे क्या चाहिए, देखिए टैक्स के लिए हमने बताया था आपको क्या चाहिए, फाइनेंशियल ईयर। टैक्स के लिए आपको रखना पड़ता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ फीमेल इंडिविजुअल हु इज 59 ईयर ऑफ एज, अगर कोई इंडिविजुअल है जो 59 ईयर ऑफ की है, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ असेसमेंट ईयर 21/5, उस केस में उसकी जो मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट है वो क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है फीमेल हो चाहे मेल हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इतना देखना है वो सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वो 59 ईयर की है, वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है, 2.5 लाख। भाई अगर सीनियर सिटीजन होता तो कितनी मिलती, 3 लाख। अगर सुपर सीनियर सिटीजन होता तो कितनी मिलती, 5 लाख। और अगर कुछ नहीं है तो 2.5 लाख, तो बेसिक है ही आपकी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिबेट अंडर 87 इन केस ऑफ रेजिडेंट। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसमें रेजिडेंट जरूरी है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट मतलब इंडिया का आदमी होना चाहिए, बाकी बाहर के उसको वो नहीं मिलती। ठीक है, जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं वो यहाँ पे कंपलसरी होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कैसे निकलता है। ठीक है, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 5 लाख, उसकी 5 लाख तक की इनकम है, 5 लाख इनकम है उसकी। तो हमने बताया था कि अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख को अगर आपकी इनकम है अप टू 5 लाख, ठीक है, किसमें, रेसिडेंस रेसिडेंशियल इंडिविजुअल की अगर इनकम जो है वो अप टू 5 लाख है तो आपको छूट मिलेगी 12,500 रुपये तक की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12,500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टैक्सेबल आफ्टर अप्लाइंग रिबेट ऑफ इतना इनकम। आप कहोगे ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है ये देखिए जरा सा वो क्वेश्चन बदल देता है। अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल पूछा है, वहां पूछा था रिबेट, वहां पूछा था अमाउंट ऑफ रिबेट, छूट कितनी मिलेगी, यहाँ पूछा है टैक्स कितना पे होगा 5 लाख तक। ठीक है, 5 लाख तक आपको पता है नील टैक्स होता है। तो ये जरा सा क्वेश्चन को ध्यान रखना है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर चला जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है कौन सी एंट्री यूनियन लिस्ट की थी, तो ये तो मैंने बताया था 82 थी, लिस्ट 1 थी और शेड्यूल था आपका 7। हाईएस्ट अथॉरिटी क्या होती है, देखिए इनकम टैक्स की जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी जो होती है वो इसकी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। ये प्रेसिडेंट और फाइनेंशियल जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है ये अलग होते हैं, जो मेन बॉडी है वो सीबीडीटी है, उसके बाद डायरेक्टर जनरल होता है आपका, और ऐसे बाकी ऑफिसर्स नीचे होते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन जो बड़ी है वो है सीबीडीटी। इनकम टैक्स इस इम्पोज कौन करता है, इनकम टैक्स मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स जो है वो यूनियन लिस्ट में है। यूनियन लिस्ट का मतलब है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है। ठीक है, यूनियन मतलब सेंट्रल, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन, ये हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पार्लियामेंट को जो पावर है वो दी गई है, लेकिन वो किस पे नहीं लगा सकती, वो एग्रीकल्चर इनकम पे यहाँ पे नहीं लगा सकती।
इनकम टैक्स 1961 अप्लाई टू, इनकम टैक्स किस पे लागू होता है? इनकम टैक्स पूरे भारत पे लागू होता है, पूरे भारत पे, जम्मू कश्मीर को छोड़ के महाराष्ट्र भी या सब पे लागू होता है। देखिए इनकम टैक्स जो है वो पूरे भारत पे लागू होता है, ठीक है। इनकम टैक्स कब आया? इनकम टैक्स केम इनटू फोर्स, इनकम टैक्स कब आया बताइए? इनकम टैक्स जो आया वो 1/4/2062 से आया। 1/4/2062 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद इनकम टैक्स पास्ट किस दिन हुआ? ये एक अलग क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस है। वो लागू होना था जिसमें केम इनटू फोर्स था, और ये पास्ट है। पास्ट हुआ था 1961 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनकम टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड इन, इनकम टैक्स के रेट किसने फिक्स किए हैं? मैंने बताया था आपको 4 शेड्यूल होते हैं, 1 2 3 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो आपको पता था कि पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में इनकम टैक्स के रेट तय किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड शेड्यूल ये नहीं होता, ठीक है। फिर है क्वेश्चन, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% किया जाता है। 4% किसका? टैक्सेबल इनकम का या फिर टैक्स का? सोचो। 4% होता है आपका टैक्स का, मैंने निकाला था, टैक्स निकाला था, उस पर 4% लगता है। जो आपका टैक्स होता है उस पर ऐड होता है 4% ऑफ टैक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मैं ज़रूरी सूचना आपको दे देता हूँ। हमारी जो क्लास है, जो ये पेड क्लास है ये 30 सितंबर तक, हमारी अब क्लास है ये 30 सितंबर तक, एक दिन छोड़ के एक दिन चलेगी। मतलब आज 21 को थी, फिर 23 को होगी, फिर 25 को होगी, 27 को होगी, 29 को। ये इसलिए होगी क्योंकि 27 को अकाउंट क्लर्क का पेपर है और कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए, तो वो कह रहे हैं सर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ कि वो जो है अभी उस पर फोकस करें। हम उन्हें रिकॉर्डिंग वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जो अकाउंट क्लर्क के बाद, एग्ज़ाम के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। उनके लिए हम ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, इसलिए हम एक दिन छोड़ के क्लास लेंगे। उसके बाद आपका जो अक्टूबर है, अक्टूबर में आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और हमारा टारगेट है 3 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। और ये वीडियो एक डेमो वीडियो की तरह मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करें तो जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन्होंने पेड बैच लिया था उनके लिए मैं ये PDF ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है।